नमस्कार दोस्तों। हिंदी सिनेमा जगत में हीरो सेंट्रिक फिल्में काफी बनाई जाती है। ये वो फिल्में होती है जहां एक स्टार या सुपरस्टार सबसे मुख्य भूमिका में होता है और फिल्म की कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। और ये बिल्कुल ही मसाला कमर्शियल या मासी एंटरटेनर जैसी फिल्में होती है जिसमें काफी मारदार होती है, लॉजिक कम होता है और अंत में हीरो जीतता है और विलन या तो मर जाता है या तो हार जाता है। पिछले कई सालों में ऐसी काफी सारी फिल्में आई जो अलग अलग डायरेक्टर्स ने बनाई और उसमें अलग अलग एक्टर्स ने काम किया। लेकिन अगर हम इन ऐसी फिल्मों को बारीकी से देखें तो इसमें एक चीज जो पता चलती है वो ये है कि इसमें जो हीरो होता है वो हमेशा तथाकथित ऊंची जाति या सो कॉल्ड अपर कास्ट का ही होता है। ऐसा एक अनरिटन रूल बना दिया है कि हीरो या तो तथाकथित ब्राह्मण या क्षत्रिय होना ही चाहिए। इन अदर वर्ड्स ऐसी फिल्मों में पिछड़ी जाति का रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं। आप शायद ही किसी हिंदी फिल्म को देखेंगे जो इस जॉनर की हो और उसमें हीरो इस वर्ग का हो। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें हीरो सेंट्रिक फिल्मों की, तो उसमें जो कैरेक्टर्स हमने देखे हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार है: चुलबुल पांडे, बाजीराव सिंघम, संग्राम भालेराव एक्सेट्रा। ऐसी भी फिल्में होती है जिसमें हीरो कौन से वर्ग का है वो छुपाया जाता है। जैसे कि टाइगर श्रॉफ की बागी फ्रेंचाइजी की तीनों फिल्में हम देखें तो उसमें उनका नाम सिर्फ रॉनी है, बस, आगे पीछे कुछ नहीं। एक एक्सेप्शन है नीरज गैवान की मसान, जहां जो प्रोटैगनिस्ट था वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट का था जिसकी भूमिका विकी कौशल ने निभाई। लेकिन ये एक मेन स्ट्रीम हीरो सेंट्रिक फिल्म तो थी नहीं, ये एक पैरेलल सिनेमा था जो सेंसिबल सिनेमा कहा जा सकता है या रियलिस्टिक सिनेमा कहा जा सकता है, उस जॉनर में आता है। तो आज हम हमारे पॉडकास्ट सिनेमा सिनेमा के इस नए एपिसोड में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आज मेरे साथ फिर से जुड़े हैं सिनेस्तान.com के कंट्रीब्यूटर और लेखक योगेश मार्कंडे। हाय योगेश, वेलकम टू सिनेमा सिनेमा वंस अगेन। हाय केव, नमस्ते। हाँ नमस्ते। तो आज का टॉपिक तो सुना ही होगा आपने, मैंने अभी जो बोला वो। तो सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा, इस तरह का जो जिसको लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहा जा सकता है नीची जाति के लोगों का, कि हीरो को कभी ऐसी दलित नहीं दिखाया जाता, तो आप पहले मानते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है? जी हाँ, एक प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि जहाँ तक हम सोचते हैं कि हमारे फिल्मों में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे फिल्मों को हमारे समाज का आईना कहते हैं, तो आईने में हमें सिर्फ एक ही वर्ग के लोग न दिखे, उसमें सभी लोगों का सही रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी कहानियां हो। तो ये हम चाहते ही है क्योंकि कहानियां हर किसी की होनी चाहिए, तभी हमको अलग अलग कहानियां और उनके ढंग और उनका प्रस्तुतिकरण हमें देखने मिल सकता है। पर हिंदी सिनेमा में हमेशा और ज्यादातर मुख्य धारा की जो फिल्में होती है उनमें यही होता है कि ज्यादातर जो हीरो होता है, नायक होता है फिल्म का, वो एक ऊपरी वर्ग का होता है। और मतलब मैं बहुत बार इस बात पर सोचता हूँ कि निचली जाति और ऊपरी जाति, जब हम ऐसा कहते हैं तो हमें वैसा कहने से भी थोड़ा सा कतरना चाहिए, क्योंकि तथाकथित जो निचली जाति होती है ना, तो वो उनको समझा जाता है कि वो निचली जाति की है, लेकिन जाति के ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, इसलिए ऊपरी जाति और निचली जाति ये समाज में लोग सोच रहे हैं, वैसा कुछ लोग जो सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर उसका रिप्रेजेंटेशन वो तथाकथित जो माना जा चुका है पहले से, लेकिन वो ऐसा है नहीं। ऐसा हमें भी अभी कहना चाहिए ताकि वो धीरे धीरे वो आम बात न बने इस तरीके का बोलना, और हमको बोलते समय भी सोचना चाहिए, तभी ये सारी चीजें बदलेगी धीरे धीरे, जो फिल्मों में भी धीरे धीरे बदलती दिखेगी। अच्छा। तो हाँ, तो इसीलिए जब ये ऐसा सब चलन बढ़ेगा ज्यादातर, तब फिल्मों में भी ऐसे ही आम कहानियां जो तथाकथित निचली जाति की जो नायक है उनका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। लेकिन हम ज्यादातर सोचते हैं कि मसाला फिल्मों में ज्यादा दिमाग को कोई टेंशन ना हो, साइड में रख दिया ऐसे कहते हैं। उसको ज्यादा लोगों को सोचना ना पड़े। मार धाड़ फिल्में, गाना और प्यार मोहब्बत, ये सारी चीजें आती है, और उसमें तरीके की गंभीर विषय अगर आ जाए तो फिर उन फिल्मों को हम मसाला फिल्में नहीं कहते। ज्यादातर आम लोगों को वो पसंद नहीं आएगी, ऐसा सोचा जाता है। तो शायद इसी वजह से ऐसे नायकों की कहानियां ज्यादातर आती रही फिल्मों में या मुख्य धारा की फिल्मों में। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि एक बार समाज में इस तरह का मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उनके प्रति एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे अपनी फिल्मों में भी दिखने लगेगा, ऐसा आप मानते हैं? जी,
जो लोग सोचने का उनका तरीका है वो बदलते रहना चाहिए। और क्योंकि अब वो हमारी तरह सारे नॉर्मल लोग हैं, जैसे हम कपड़ों से, रंग से भेदभाव करते हैं, वैसे ही जाति से भी भेदभाव होता है। तो ये सारी चीजें हमारी फिल्मों में भी दिखती है ना, कि अगर कहीं हीरो गरीब है तो वो गरीब है तो फिर वो कहीं ना कहीं दिखेगा कि उसको गरीब मानने वाला एक वर्ग होगा जो उसको सही से एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर वो अब अमीर बन चुका है तो अब वो गरीबों में न जाए, ये भी उनका एक सोचने का एक दूसरा वर्ग होता है जो उनको ऊपर लाता है और बाद में फिर नीचे नहीं जाने देता। हाँ, जैसे कि हमने सुपर 30 फिल्म देखी है जी, तो एक बार ऋतिक रोशन का कैरेक्टर अच्छा सिखाने लगता है, पढ़ाने लगता है, तो उनका फिर ये सोचना होता है कि अब वो ऊपरी वर्गों के लोगों के बच्चों को सिखाए और अब वो छोटे उस जाति के या समाज के या उन लोगों को न सिखाए, या फिर उनसे मतलब क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं आता है वहां से, है ना। हाँ, ये ऐसी फिल्मों में फिर वो भेदभाव भी हमें नजर आता है। तो ये समाज में ये बात रूढ़ है, हम जानते हैं कि लोग इसको एक्सेप्ट करना बहुत जल्दी नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन स्वीकारना शुरू कर देना चाहिए। और एक बात मुझे ऐसी लगती है कि ऐसे भी हिंदी फिल्म मेकर्स होंगे, ऐसे राइटर्स होंगे जो कॉन्शियसली ऐसा नहीं सोचते कि मुझे सो कॉल्ड लोअर कास्ट या पिछड़ी जाति के लोगों को हीरो नहीं रखना है। उनका ऐसा है कि इतने सालों से, इतने दशकों से दिमाग का कंडीशनिंग ही ऐसा हो गया है कि वो सबकॉन्शियसली ही ये सोचते हैं कि मैं ऐसा ही नाम रखूंगा हीरो का जो ऊंची जाति का हो। ऐसा मानते हैं आप कि इतना मतलब डीप रूटेड है अपना कंडीशनिंग? हाँ, वो तो है ही है। वो मतलब हम जैसे पहले अगर जाति पर फिल्में ज्यादा नहीं बनती थी तो अमीर गरीब का हम भेदभाव दिखाया करते थे, तो तब भी जो सरनेम्स होते थे हमारे हिंदी फिल्मों में, तो वो मल्होत्रा होते थे या फिर है ना, सिंघानिया। हाँ, और उनसे भी बड़े हो तो राय सिंघानिया। और ये पासवान और इस तरीके के जो सरनेम्स है वो कभी अमीर नहीं दिखाए जाते थे। तो अमीर है तो यही सरनेम होंगे, और जो अगर ये सरनेम आने हैं तो फिर वो उसी तबके से आएंगे और वो उनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जिसके पासवान हो तो कोई राजनेता होगा वो जो उस जाति या समाज का रिप्रेजेंटेशन करता होगा उस फिल्म में। तो वो वहां से आना चाहिए, और वो कोई एक दूसरा ही होगा जो उस समाज का थोड़ा सा पैसे वाला आदमी होगा वो। तो ये हमारी सोच ही है वैसी उनका, जैसे आपने सही कहा बिल्कुल कि कंडीशनिंग ही वैसी की गई है हमारी, कि हम जब सोचते हैं अमीर लोगों के बारे में या ऊपर के वर्ग के बारे में, तो हमेशा सरनेम्स, उनके नाम, ये हमेशा ऐसे ही रखे जाते हैं जिनसे हम पहले से परिचित हैं। जैसे कि हमने कहा अभी मल्होत्रा, सिंघानिया या फिर माथुर, शर्मा, दुबे, खन्ना। और ये जो हमने प्रॉब्लम बताया है ये हिंदी फिल्मों में देखा जाता है, लेकिन रीजनल सिनेमा में ऐसा नहीं देखा जाता। खास करके जो साउथ की फिल्में होती है वहाँ ऐसे फिल्म मेकर्स भी है जो लोअर कास्ट पे इस पे फिल्में बनाते हैं और उसमें हीरो भी लोअर कास्ट का ही होता है। जैसे कि ये जो फिल्म मेकर्स है, वेट्रीमारन, पा रंजीत, मेरी सेल्वराज, इन सब की फिल्मों में आप देखोगे कि हीरो को जो ऐसा हीरो का इमेज होगा, स्ट्रॉन्ग इमेज होगा, वो लोअर कास्ट का होगा। ये आपने भी नोटिस किया होगा। जी, ये जो आपने बिल्कुल सही बात कही। और उसमें एक ये भी मुद्दा है कि ये जो निर्देशक है, जो इन फिल्मों के डायरेक्टर्स है, उनकी खुद की मतलब उन्होंने ये कही हुई देखी हुई कहानियां है, तो उनमें से वो रह चुके हैं ऐसे वातावरण में। तो वो अपनी कहानियां लेकर आते हैं, है ना, जो अपने समाज की या फिर उस वर्ग से वो कहीं ना कहीं गुजरे हैं या देखी है, तो वो वैसी कहानियां लेकर आए हैं। जैसे अभी असुरन की बात करते हैं हम, तो असुरन भी एक धनुष जैसा एक बहुत बड़ा एक्टर है, उसमें साउथ का सुपरस्टार है। और वहाँ मुझे वो बड़ी अच्छी बात लगती है कि वो कतराते नहीं इस तरह की फिल्मों को मुख्य धारा में करने के लिए। वो भी पूरी तरह से कमर्शियल फिल्मों की तरह ही उसे शूट करते हैं। तेलुगु सिनेमा में वो मानते ही नहीं कि कोई पैरेलल सिनेमा होता है। जो होता है वो सब यही होता है, मसाला फिल्म या पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म ही होती है। फिर उसमें हम सब्जेक्ट इस तरीके के ला सकते हैं जिनको लोग एक्सेप्ट करें कमर्शियल वे में, लेकिन कहानियां उनकी हो, जो पिछड़ा हुआ समाज है उनकी कहानियां। तो इस वजह से ये भी बात बहुत अच्छी हुई है कि उनमें नई नई कहानियां और समाज का सही प्रतिनिधित्व या उनका सही प्रस्तुतिकरण वो वहाँ हमें देखने मिला है। जैसे कि जय भीम एक फिल्म आई है, ऐसी कई फिल्में जो साउथ में बनी है, और मराठी में भी सैराट बनी है। मराठी में नागराज मंजुले उन्होंने ये काम अच्छे से संवारा है। सैराट और उसके पहले फैंड्री बनाई थी। जी हाँ, और खैरलान जी पर भी फिल्में बनी है मराठी में, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं बनी है। लेकिन फिर भी सब्जेक्ट लोगों ने लिए है, उसमें नायक जो है वो दलित वर्ग का रखा है। तो ये प्रादेशिक फिल्मों में जहाँ तक है कि वो अपने कहानियों को सही ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश जरूर करते हैं। तो वो उनकी एक अच्छी बात है कि
वो कतराते नहीं है इन चीजों से। और इसमें जैसे हमने नागराज मंजुळे का नाम लिया, वैसे एक और मराठी में फिल्म मेकर है जिनका नाम उतना लिया नहीं जाता, हालांकि वो भी ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों की स्टोरीज बताते हैं और उसमें हीरो भी उनका पिछड़े वर्ग का होता है, जैसा कि भावराव कधाड़े जी, जिन्होंने कुआड़ा बनाई थी और फिर बबन बनाई थी। बबन तो एक बड़ी हिट फिल्म। हाँ, और वो मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि हिट होगी। हाँ जी जी जी। हालांकि स्टोरी वही एक मतलब वो सैराट वाला फॉर्मेट है वो। हाँ, फॉर्मेट वही था, पर फिल्म काफी अच्छी चली और उसका प्रस्तुतिकरण फिर से थोड़ा सा अलग किया गया और हीरो को मारधाड़ भी है उसमें, पिछले वर्ग का होने के कारण बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, सहन करना पड़ता है। ये सारी चीज उसमें दिखाई गई है और फिल्म चली है। ज्यादा बड़े स्टूडियो ने उसको न लेते हुए भी वो अपने बूते पर वो फिल्म चली है। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है कि लोग इस तरीके की फिल्में, और उसका गाना भी हिट हो गया है, तो लोग संगीत का सहारा लेकर किसी भी अलग अलग तरीके से लोग फिल्म में पहुंचा रहे हैं अपने, और लोग उसको देख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक अच्छी हिट फिल्म मानी जाती है मराठी फिल्म में वो। तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ये ओरिजिनल सिनेमा में। जी हाँ। एक बात जो आपने इंटरेस्टिंग कही कि आपने कहा कि ये साउथ के फिल्म मेकर्स जो है वो अपनी ही कहानी से प्रेरित होते हैं, उन्होंने जो लाइफ में देखा है बचपन से उससे प्रेरित होकर वो ऐसी फिल्में बनाते हैं। तो इससे मुझे एक चीज याद आई कि सूरज बड़जात्या जी ने एक बार कहा था बहुत साल पहले कि हम जैसे देखते हैं उनकी फिल्मों में ऐसे मतलब बहुत ही अमीर लोग होंगे बंगलों में रहते हुए और ऐसे बड़े ही ठाठ होंगे उनके, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं दूसरे टाइप की फिल्में बनाना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने बचपन से यही देखा है कि ऐसे रईसी में पला हूँ और मैंने ऐसे जॉइंट फैमिली जो बहुत रिच वेल्दी होते हैं वो ही मैंने देखा है, इसलिए मेरी फिल्मों में मैं वही दिखाता हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही माहौल में बड़ा। ये एक इंटरेस्टिंग बात है उनकी, आपने कभी नोटिस किया होगा उनकी फिल्मों के बारे में भी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर उनकी पहले जो फिल्में आती थी राजेश की, तो राष्ट्रीय की दोस्ती हो गई या नदिया की तार हो गई, इनमें कोई अमीर खानदान या उसमें नहीं था ऐसा, वैसा नहीं होता था। तो फिर भी मतलब वहाँ तब नए निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया है तब, और उन्होंने अपनी कहानियां बताई है, जबकि अब सूरज कुमार बड़जात्या ये खुद अपनी कहानियां रखते हैं, या फिर जो उनके आज वो जो उन्होंने जो माहौल देखा है उस पर फिल्में बनाते हैं वो। लेकिन राष्ट्रीय का जो पहले का एक दौर था उसमें उन्होंने वैसे नहीं था, उसमें काफी मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास या गरीब लोगों पे भी बताते थे। हाँ, तो उनका पहले का योगदान जो था वो हम भूल नहीं सकते। हालांकि अब वो नए निर्देशकों के साथ उतना शायद कर नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने पहले किया है। वो बिल्कुल वो है, इसलिए ये 90s से अगर हम देखें तो ऐसी बड़जात्या जी ने तभी शुरू की 89 से मैंने प्यार किया बनाई, और उसके बाद से वैसी फिल्में आने लगी। तो हमारा जो ये टॉपिक है, ये जो हम बात कर रहे हैं, इस पे मैंने ये भी देखा है कि इसमें कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन सब पॉइंट्स को पॉइंट आउट नहीं करती, क्योंकि हमने शायद ही कोई ऐसा आर्टिकल देखा होगा, बहुत ही कम आर्टिकल्स देखे होंगे किसी भी मैगजीन, न्यूज़पेपर या वेबसाइट पे जिन्होंने ये इस इश्यू को लेके किसी ने लिखा हो, डिटेल में लिखा हो, ऐसा बहुत कम आता है। तो डू यू थिंक कि ऐसा मीडिया भी जिम्मेदार है ना कि ऐसी चीजें पॉइंट आउट नहीं कर रही है? जी, ये सारी चीजें हमेशा लोग फिल्में बनाते वक्त सबका एक कहना होता है कि जो लोगों को चाहिए वो हम दे रहे हैं, है ना। तो ये मैगजीन्स और ये राइटअप भी वही होता है कि ये ज्यादातर लोगों को मतलब रिझाने के लिए होता है, गॉसिपिंग उस पर ज्यादा होता है। तो हाँ, तो इन सारी चीजों को पहले फिल्म फेयर या कोई भी मायापुरी, इनमें सारी चीजें गॉसिपिंग पर ज्यादा फोकस हुआ करता था। तो इन चीजों को उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया कभी कि इस तरह की फिल्में जो अलग बन रही है उसको ज्यादा प्रमोट किया जाए या उस पर अच्छी खासी चर्चा छिड़ी जाए, तो वैसा होता नहीं है ज्यादातर। लेकिन कुछ लोग जो है वो प्रयास करते हैं हमेशा, और मतलब मैंने सैराट आई थी तो मैंने सैराट का एक रिव्यू देखा था जो चंडीगढ़ के एक इंसान ने लिखा था। चंडीगढ़ के? हाँ, तो अलग अलग जगहों पर जब ये फिल्में रिलीज होती है तो वहाँ के लोगों ने रिव्यूज किए हैं, और आज का दौर ये इंटरनेट का दौर होने के कारण हमें ये सब पढ़ने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल। तो उसके कारण कुछ लोग जो होते हैं वो प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हाँ, मीडिया में ये बात हमेशा की तरह पीछे रह जाती है कि अगर ऐसी कुछ नई फिल्में या कुछ नए सब्जेक्ट को लेकर, जैसे कि आपने कहा ये हमारा सब्जेक्ट है कि नायकों को हमेशा ऊपरी वर्ग का दिखाया जाता है, उनमें ये सारी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला नायक बहुत कम देखने को मिलता है, और इस बात पर मीडिया ने हमेशा 2 कदम खुद को पीछे रखा है।
इनको अपनी जगह दी है अपने कॉलम में या कहीं पे, लेकिन वो एक छोटी जगह होती है। जैसे हम किसी न्यूज़पेपर में हम तीसरे पन्ने पे अंदर हम कहीं देखते हैं कि ऐसा कुछ हो गया, हत्याकांड हो गया, कुछ हो गया, है ना, इसको फ्रंट पेज की न्यूज नहीं बनती थी, देखते हम। ये बनती कब है, जब वो कोई राजनेता उसमें इन्वॉल्व हो या बड़ा आसामी कोई उसमें इन्वॉल्व हो, हाँ, या फिर कोई ड्रग केस हो उसमें बड़ा, जैसे अभी शाहरुख खान के बेटे का हो गया। वो तो अरे बहुत दिन तक चला था। वो सारी चीजें फ्रंट पेज पर आएंगे, उसकी बड़े बड़े कॉलम बनेंगे और उस पर बड़ी बड़ी चर्चाएं होंगी, डिबेट्स बनेंगे। लेकिन इस तरीके की फिल्मों पर डिबेट, जैसे हमने देखा काला एक फिल्म आई थी और रजनीकांत की काला फिल्म, जिसमें जो मुंबई सर्किट में ज्यादा नहीं चली, जी हाँ, उस पर अलग वर्ग के लोगों ने ये सब की लिखा कि ये जानबूझकर तो नहीं किया गया है कि उनको थिएटर्स कब मिले या उनको जो ये मिलना चाहिए था समय, वो नहीं मिला, उतना थिएटर में समय नहीं मिला, मतलब जल्दी निकाल दिया। जी। तो काला मुंबई सर्किट में, हालांकि रजनीकांत की फिल्म होने के बावजूद वो फिल्म को ज्यादा मुंबई सर्किट में ज्यादा वो यश वो नहीं हासिल कर सकी, लेकिन फिर भी एक वो फिल्म एक बड़ी अच्छी फिल्म मानी जाती है। तो मैंने भी देखी, काफी अच्छी फिल्म। जी। तो ये है कि हमारे यहाँ, जैसा आपने सही कहा, पूरी सही तरीके से उसको सामने रखा है कि मीडिया एक तरीके से इसको जिम्मेदार है, इन लोगों पर वो ज्यादा तवज्जो नहीं देती है, इन डायरेक्टर्स पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और कई हद तक दर्शक भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जैसे अगर मकान नाम की फिल्म आया है जिस पर ये सारे विषय रखे गए हैं, तो उसको हम उस लेवल तक नहीं ले जाते कि वो इतनी हिट हो जाए। वो भी एक समाज का ही भाग है कि हम देखते हैं कि हमने पैरेलल सिनेमा देखा है, तो आर्ट हाउस का सिनेमा अभी फिल्में बनती नहीं है, आर्ट हाउस वो पूरा टर्म ही मिल गया है। तो लोग अभी आर्ट हाउस सिनेमा के नाम से भी कतराते हैं, वो अलग तरह का प्रेजेंटेशन हो, क्योंकि जब से वो रामगोपाल वर्मा ने अलग अलग एंगल्स के साथ शूट करना शुरू किया है, तो अब फिल्में को कहाँ प्रेजेंटेशन बदल गया है पूरा, उसको अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए फिर साउथ की फिल्मों ने, हालांकि मैं रामगोपाल वर्मा को कॉपी किया ऐसा नहीं कहूंगा, उन्होंने अपना एक कमर्शियल वे ढूंढा इन कहानियों को रखने का। तो वो उनका प्रेजेंटेशन ही वैसा होता है कि एक मतलब जिसको ऐसा अपीलिंग लगे वैसा प्रेजेंटेशन होता है। इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड स्कोर भी उनका बहुत बढ़िया रहता है, वो मैंने देखा है, बहुत पावरफुल। हमने फैंट्री का भी एक केस देखी है, मतलब फैंट्री में भी कोई गाना नहीं था, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए गाना बनाया गया जो काफी हिट हुआ, और उसके बाद लोग फैंट्री देखने गए। कुछ लोगों ने, मैंने खुद देखा है कि कुछ लोगों ने फैंट्री से बाहर निकलने के बाद फिल्म को गालियां भी दी कि ये क्या फिल्म बनाएंगे, हमारा टाइम पास हो गया। लेकिन जिन लोगों को देखना था वो लोग देख चुके फिल्म, और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया फिल्म, कुछ हद तक चली भी फैंट्री। तो वो एक तरीका है कि आप एक मेन स्ट्रीम वे से फिल्म को प्रस्तुत करें या फिर उसका प्रमोशन करें, तो लोग देखने जाते हैं। और अब लोगों को आदत लग चुकी है अलग कंटेंट देखने की, तो लोग अब जाएंगे, जरूर जाएंगे। अब उसका ठीक से प्रमोशन होना और मीडिया में उसको सही तरीके से प्रस्तुत करना, ये मीडिया की जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल, हाँ। और एक बात रखना था मुझे, जैसे हमने आपके इसी विषय को लेकर कि जैसे हम फॉरेन की फिल्मों में भी देखते हैं कि व्हाइट सेवियर्स नाम का एक कैटेगरी बनाया जाता है। कौन सी कैटेगरी? व्हाइट सेवियर्स। हाँ, कुछ गोरे लोग आएंगे और दुनिया को बचाएंगे। तो ये हमने देखा था कि कुछ फिल्मों में होता है वैसे, तो वैसे ही हमारे यहाँ वो कंसेप्ट ही, जैसे कि आपने कहा कि ये मल्होत्रा, तो जैसे हमने कहा स्वदेश नाम की फिल्म आई थी, जिसमें है जाति पर उल्लेख है, जाति पर बातें है, तो वो नायक परेशान है, दुखी है कि अभी भी हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था इतनी अंदर तक फंसी हुई है। लेकिन वो हीरो भी मोहन भार्गव है, वो तथाकथित निचले समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन वो उनको बाहर निकालता है। तो फिर एक बार एक अलग ऊपरी वर्ग का आदमी आकर फिर निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाएगा। वो जैसे ये तारा वो तारा में वो जो ये था, एक पार्टीशन था स्क्रीन के इस साइड बड़ी जाति के, स्क्रीन के उस साइड छोटी जाति की, और वो पार्टीशन को हटाता है और वो सिंबोलिज्म दिखाया है कि कैसे सबको एक साथ देखना चाहिए। वो बहुत अपीलिंग, काफी अच्छी थी, लेकिन जानते अनजान हुए पता नहीं कैसे, लेकिन वो है कि इसमें जो हीरो है वो दलित समाज का नहीं है, दलित या फिर कह लीजिए उस समाज का नहीं है जो पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, तो उस वर्ग का नहीं है। तो ये जैसे कि आपने कहा कि आम बात होती है कि नायक वहाँ नहीं रखते हैं, तो वो अनजाने से हो गया हो या जो भी हो, जो उनका रहा हो। हालांकि इतने बड़े निर्देशक, मतलब स्वदेश की बात नहीं आती वहां तक, कई फिल्में हैं जहाँ पर जिसमें जाति व्यवस्था पर बात तो की जाती है, लेकिन हीरो जो होता है वो ऊपरी वर्ग का होता है। इवन आर्टिकल 15 में भी यही दिखाया था ना, हीरो ऊपरी वर्ग का था। हालांकि फिल्म बहुत अच्छी थी वो। जी, फिल्म अपना पूरा प्रभाव भी छोड़ती है।
आर्टिकल 15, और उसमें ऊपरी वर्ग को लेकर भी एक बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन है। हाँ, वो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी, सब अपनी अपनी जाति बताते हैं और महंत जी के बारे में बताते हैं। हाँ, कि कैसे कि मतलब अपर कास्ट में भी ऊपर की निचला और ऊपर ऐसे होता है, तो ये बिल्कुल गुस्सा हो जाता है सुन के आयुष्मान। वही सीन की बात कर रहे हैं शायद आप। जी। तो काफी सटीक कमेंट है वो जाति व्यवस्था पर, और दिखाया भी सही तरीके से गया है। लेकिन इस तरीके से आपने कहा कि वो फिर से एक पूरी वर्ग का ही नायक वहां में दिखता है। बराबर। तो देखा जाए तो ये आम बात हो चुकी है, लेकिन अब उसको कुछ अगर साउथ से या रीजनल फिल्म से अगर ये हिंदी निर्देशक कुछ प्रेरणा ले पाए तो शायद वो भी चीजें धीरे धीरे बदलती जाएंगी। हाँ, बदलती जाएंगी। और जैसे कि हमने देखा है कि जैसे हमने बात की कि साउथ में काफी ये बदलाव देखा गया है, वहाँ के फिल्म मेकर्स किस तरह पिछड़े वर्ग की कहानियां कह रहे हैं, और मराठी में भी देखा जा रहा है जैसे हमने कहा। तो उम्मीद है कि हिंदी में भी ये होगा, मेन स्ट्रीम हिंदी में, क्योंकि सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आजकल इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है। तो हो सकता है मेन स्ट्रीम हिंदी में भी हमें ये देखने मिले, लेकिन थोड़ा शायद टाइम लगेगा, लेकिन देखने मिल सकता है। जी, देखने जरूर मिलेगा, क्योंकि ये समय की बात है। और सारी जो लोग प्रयत्न करते रहते हैं हमेशा इस तरह का, उनको उस वक्त कहीं सपोर्ट नहीं मिलता हो या कुछ चीजें रह जाती हो बाकी, तो धीरे धीरे ये इन सारे माहौल से, और इन जो फिल्में हिट हो रही है, जैवीन जैसी फिल्म हो और भी कई फिल्में हैं, तो जो अगर ये फिल्में हिट हो रही है तो लोगों को एक सपोर्ट मिलता है कि चलो ये हमारे यहाँ भी अगर यही प्रयास हम करके देखेंगे तो शायद ये भी सफल हो जाएगा। तो उम्मीद तो काफी है कि उम्मीद है ये अभी। हाँ जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हिंदी सिनेमा भी कायम है। हाँ, बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमें कुछ सालों का इंतजार तो करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हमारे अगले एपिसोड के लिए उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम वापस आएंगे एक और फिल्म के से जुड़े हुए विषय को लेकर। तब तक सुनते रहिए सिनेमा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट cinestan.com के YouTube चैनल पर भी छोड़ सकते हैं। कीप लिसनिंग टिल नेक्स्ट टाइम।